सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 14 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद वर्ल्ड इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी, कहा ईरान अगर फांसी देगा तो मिलेगा सख्त जवाब। कतर बैकडोर डिप्लोमेसी में लगा, उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने दी रीजन को राख बना देने की धमकी। रूस का अमेरिका को सीधा मैसेज, कहा ईरान पर हमला करके नतीजा भुगतने के लिए रहो तैयार। हमास को मिल सकता है नया लीडर, याहिया सिनवार की मौत के बाद पहली बार हो रहे इलेक्शन। इसराइल में तूफानी बारिश से सैलाब जैसा हाल, लोग फंसे, मौत और गुमशुदगी की भी खबरें। और अमेरिका ने मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र, जॉर्डन और लेबनान की ब्रांचेस पर लिया ऐसा एक्शन कि रीजन में नए टकराव की हो सकती है शुरुआत करते हैं शो की। ईरान पर कल रात कोई हमला नहीं हुआ, आज सुबह 7 बजे तक भी कोई हमला नहीं हुआ। इसके बाद कुछ हो जाए मैं नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिलहाल खुली धमकी फिर से दे दी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरानी हुकूमत ने प्रोटेस्टर्स को फांसी देने का कदम उठाया तो अमेरिका बहुत सख्त एक्शन लेगा। CBS न्यूज़ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें अभी फांसी की खबर की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ईरान को ऐसे नतीजे देखने पड़ेंगे जिनकी उसे उम्मीद भी नहीं होगी। दोस्तों, ये मामला तब गरमाया जब तेहरान के प्रोसिक्यूटर्स ने हालिया प्रोटेस्ट में गिरफ्तार कुछ लोगों पर मुहारिबे यानी खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें मौत की सज़ा देने की बात कही। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब लोग हज़ारों की तादाद में मारे जा रहे हों और अब फांसी की बातें सामने आ रही हों तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका दखल देगा। उनका कहना था कि अगर ईरान ने ये रास्ता चुना तो बहुत मजबूत जवाब दिया जाएगा। जब रिपोर्टर ने उनसे ट्रंप से ये पूछा कि ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो वो बदला लेगा, तब ट्रंप का जवाब कुछ इस तरह था कि ईरान ने पिछली बार भी कहा था जब मैंने उन्हें उड़ा दिया, उन्हें मुझसे अच्छा सलूक करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से यह भी पूछा गया कि ईरान को लेकर अमेरिका का एंड गेम क्या है, तो ट्रंप ने बिना घुमाए कहा कि एंड गेम है जीत और मुझे जीतना पसंद है। दोस्तों, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। डिप्लोमेसी पीछे छूटती दिख रही है और लैंग्वेज ऐसी बनती जा रही है जो साफ बताती है कि वार्निंग अब सिर्फ अल्फाज नहीं रह गई है, बल्कि कहानी एक्शन तक जा पहुंची है। आपको ये बता दूं, रात भर, हमारी रात भर और उनके दिन भर, अमेरिका के दिन भर ईरान पर हमले को लेकर मीटिंग्स चलती रहीं। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया गया, प्लान पेश किया गया। ओवल हाउस में भी वो गए तो उनके पास सीधे फाइल पहुंची। डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये कह रहे हो कि अगर फांसी दी गई तो हम सज़ा देंगे, ये सब बातें हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना होगा वो बंदा वो कर जाएगा उस वक्त। ये बात हकीकत है, आप भी जानते हैं। फिलहाल हमारा दिन हो गया है और उनकी रात हो गई है, और शाम में वो उनका क्या इंतज़ाम होता होगा, उसके बाद क्या मूड हो जाता होगा, क्या करें पता नहीं। बढ़ते हैं आगे। ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट और बढ़ते तनाव के बीच पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी भी तेज हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के सीनियर एडवाइज़र और ईरान के टॉप सिक्योरिटी फिगर अली लारिजानी ने कतर के प्राइम मिनिस्टर से सीधे फ़ोन पर बात की। ये बातचीत ऐसे वक्त पर हुई जब लारिजानी पहले ही ट्रंप और नेतन्याहू को ईरानियों का मेन कातिल बता चुके हैं। फ़ोन कॉल में कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने साफ कहा कि कतर हर उस कोशिश के साथ खड़ा है जो हालात को ठंडा करने और मसले का अमन पसंद हल निकालने की तरफ जाती हो। एक्स पर जारी बयान में कतर के PM ने दोहराया कि कतर डी एस्केलेशन और पीसफुल यानी अमन पसंद सॉल्यूशंस का सपोर्ट करता है, हामी है, ताकि रीजन में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। मतलब एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी जंग और धमकियों का माहौल है, दूसरी तरफ कतर जैसे मुल्क बैकडोर चैनल से इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हैं। कतर भी जानता है कि अगर हालात हाथ से निकले तो सबसे पहले लपटें उसी तक पहुंचेंगी। इसीलिए बातचीत, फ़ोन कॉल और डी एस्केलेशन, कतर का पूरा जोर इसी पर है कि मामला जंग तक ना पहुंचे। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि धमकियों का जवाब अब लफ्ज़ों से नहीं बल्कि ज़्यादा सख्त तरीके से दिया जाएगा। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिर ज़ादे ने कहा है
کہ اگر ایران کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی نئی حملہ ور کارروائی ہوئی تو اس کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ فیصلہ کن ہوگا، ایران کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے۔ یہ بیان ابھی سنیے گا کیا کہا ہے۔ یہ بیان سیدھے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اور وائٹ ہاؤس کے دوسرے افسروں کی حالیہ دھمکیوں کے جواب میں آیا ہے۔ ناصر زادے نے دو ٹوک کہا، اگر یہ دھمکیاں ایکشن میں بدلی ہمارے خلاف تو ایرانی فوج اپنے خون کے آخری قطرے تک پوری طاقت سے ملک کی حفاظت کرے گی، اور یہ ڈیفنس ایسا ہوگا جو سامنے والے کے لیے دردناک ثابت ہوگا۔ ایرانی ڈیفنس منسٹر کی سب سے اہم وارننگ یہ رہی کہ صرف حملہ کرنے والا ہی نہیں بلکہ وہ تمام ملک بھی ایران کے لیے جائز ٹارگٹ ہوں گے جو کسی بھی طرح سے اس حملہ ور کارروائی میں مدد کریں گے، چاہے وہ اپنے بیس دیں، سپورٹ دیں یا راستہ کھولیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے۔ ہم ان سب پر حملہ کریں گے، صرف اسرائیل اور امریکہ پر نہیں۔ یعنی جنگ ہوئی تو میدان صرف ایک نہیں رہے گا دوستو۔ ایران کا میسج بالکل کلیئر ہے، ہاتھ بڑھا تو جواب پورے ریجن میں گونجے گا، سب کو جل کر راکھ ہونا ہوگا۔ اب آتی ہے ایک اہم خبر۔ رشیا نے ایران پر حملہ کرنے والوں سے کہا ہے کہ نتیجے بھگتنے کے لیے تیار رہو، اگر تمہارے دل میں یہ خواب ہیں کہ ایران پر حملہ کر کے تم بچ جاؤ گے تو۔ روس نے بھی کھل کر میدان اور مورچہ سنبھال لیا ہے، امریکہ کو سیدھا میسج دیا ہے۔ روس ایران کے اندرونی حالات میں باہری سازش اور دخل کی زوردار مذمت کر رہا ہے، اور صاف لفظوں میں اس نے اس تازہ بیان میں کہا ہے کہ ایران پر نئی امریکی ملٹری اسٹرائکس کی دھمکیاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں، برداشت نہیں کی جائیں گی۔ روس کی فارن منسٹری کے بیان میں وارننگ دی گئی کہ جو طاقتیں باہر سے بھڑکائے گئے انریسٹ کو بہانہ بنا کر ایران میں جون 2025 جیسی حملہ ور کارروائی دہرانے کی سوچ رہی ہیں، انہیں اس کے نتیجوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پھر لائن سنیے، انہیں اس کے نتیجوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روس نے کہا کہ ایسے کسی بھی قدم کے نتیجے صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورا مڈل ایسٹ اور گلوبل انٹرنیشنل سیکیورٹی اس کی قیمت چکائیں گی۔ مطلب تصویر جو ہے وہ صاف بھی ہو رہی ہے اور بڑی بھی ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ دھمکیوں کی زبان بول رہا ہے اور دوسری طرف روس کھلے طور پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ ایران کو نشانہ بنانا آگ سے کھیلنے جیسا ہوگا، آؤ کر کے دیکھو اور اپنے ہاتھ جھلساؤ۔ دوستو، جنگ کا نیریٹو اب صرف واشنگٹن اور تہران کے بیچ نہیں رہ گیا، دوسری بڑی طاقتیں بھی اپنی اپنی لائن کھینچ چکی ہیں، اور یہی بات حالات کو اور زیادہ خطرناک بنا رہی ہے۔ کون اپنا گھاٹا کب تک جھیلتا رہے گا؟ وینیزویلا سے جو امید اور راحتیں تھیں بھی روس اور چائنا کو، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دی۔ اب وہی امید اور راحتیں ایران سے بھی ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ایران میں نظام پلٹ گیا، ایک لمبی جنگ میں ایران ملوث ہو گیا، نظام نہ بھی پلٹے تو کیا ہوگا؟ ساری طرف پابندیاں ہوں گی، پابندیاں مطلب وارشپ کھڑے ہوں گے۔ روس کو نہ کچا تیل ملے گا، نہ چین کو ملے گا، نہ باقی ساز و سامان، وہ شاہد بھائی بھی نہیں ملیں گے۔ تو روس بھی تو اپنا سب کچھ کیلکولیٹ کرے گا نا۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اب بات غزہ کی جنگ کے بیچ اب حماس کے اندر ایک اور بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ فلسطینی ریزسٹنس موومنٹ حماس کے چیف رہے یحییٰ سنوار کی موت کے بعد اب پہلی بار حماس اپنا نیا لیڈر چننے کی تیاری میں ہے۔ گروپ کے اندر سے آ رہی جانکاری کے مطابق اس مہینے الیکشن ہونے ہیں، اور دو نام سب سے آگے چل رہے ہیں، خلیل الحیہ اور خالد مشعل۔ یہ دونوں قطر میں رہتے ہیں اور وہیں 5 لوگوں کی کونسل کا حصہ ہیں جو سنوار کی موت کے بعد سے حماس کو چلا رہی ہے۔ زمین پر حالات یہ ہیں دوستو کہ 2 سال کی جنگ نے حماس کو بری طرح تھکا دیا ہے۔ جنگ ہر کسی کو تھکا دیتی ہے۔ چاروں طرف سے حماس پر انٹرنیشنل پریشر ہے، ہتھیار ڈالنے کی مانگیں تیز ہو رہی ہیں، اور ایسے وقت میں نیا چہرہ چننا آسان فیصلہ نہیں مانا جا رہا ہے۔ اندر خانے یہ بھی ڈر ہے کہ جو بھی نیا لیڈر بنے گا اس کا انجام بھی پہلے جیسا ہو سکتا ہے، جیسے اسماعیل ہانیہ کا ایران میں ہوا تھا، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سورس بتا رہے ہیں کہ الیکشن پروسیس شروع ہو چکا ہے، لیکن سب کچھ پوری طرح سیکریٹ رکھا جا رہا ہے۔ حماس کی شورا کونسل قریب 50 ممبرز کی باڈی ہے جو سیکریٹ ووٹنگ کے ذریعے اپنا نیا لیڈر چنے گی۔ اس میں ویسٹ بینک، غزہ اور ملک سے باہر رہ رہے حماس کے ممبرز شامل ہوں گے۔ کیمروں سے دور، بیانوں سے الگ، یہ فیصلہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہر طرف خطرہ ہے اور ہر قدم جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔
ज़मीन पर साफ है, ये सिर्फ नाम का इलेक्शन नहीं, ये हमास के आने वाले कल का दांव है। एक और खबर गजा से, सीज फायर के अगले फेज को लेकर हलचल तेज हो गई है। हमास का एक डेलीगेशन कल शाम काहिरा पहुंचा, जिसकी क़यादत हमास के सीनियर लीडर खलील अलहिया कर रहे हैं। रहते कतर में हैं लेकिन मिस्र गए हैं मीटिंग के लिए। मिस्र के मीडिएटर्स के साथ होने वाली इन बातचीतों में सीज फायर के सेकेंड फेज पर सीधी बात होगी। मुद्दे टेबल पर हैं। हमास के बयान के मुताबिक टेबल पर 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला, मिस्र और गजा के बीच रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने का मसला, ताकि लोगों की आवाजाही और मदद का रास्ता बन सके। दूसरा, एक आज़ाद फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक कमीशन बनाना, जिसके तहत गजा में हुकूमत यानी पावर एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप को सौंपने की बात है। और तीसरा, गजा से इस्राएली फोर्सेस की वापसी। मतलब साफ है, काहिरा की बातचीत सिर्फ सीज़फायर को आगे बढ़ाने की नहीं, बल्कि गजा के अगले सियासी कदम और ग्राउंड रियलिटी की नींव रखने वाली है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल में तेज़ बारिश और तूफ़ानी हवाओं ने हालात ऐसे बिगाड़ दिए कि लोगों की मुश्किलें एक झटके में कई गुना बढ़ गईं। रात भर और सुबह तक चली भारी बारिश के बाद पानी हर तरफ भर गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां रास्तों में फंस गईं और कई इलाकों में ज़िंदगी ठहर सी गई। इस विंटर स्टॉर्म ने सिर्फ सिस्टम नहीं, लोगों की सांसें भी थका दी हैं। ईस्ट यरूशलेम के शुफात रिफ्यूजी कैंप से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहाँ एक औरत की मौत हो गई। बताया गया कि घर में पानी भरने के दौरान किसी भारी चीज़ की चपेट में आकर वो जख्मी हो गई। बारिश की वजह से कुछ गड़बड़ हुई घर के अंदर, जिससे ये सब हुआ। अस्पताल ले जाया गया, तमाम कोशिशें की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। यरूशलेम के पास एक टीनेजर यहूदी लड़के के तेज़ बहाव में बह जाने का भी खदशा है। उसका कल से अब तक कोई पता नहीं चल सका है। उसकी तलाश अब भी जारी है। इसके अलावा भी कई हादसे हुए हैं, दीवारें गिरी हैं, गाड़ियां पूरी धंस चुकी हैं, कहीं कहीं सबवे में भी पानी बुरी तरीके से फंसा, कहीं पेड़ उखड़ गई, कहीं सड़कें, कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों को जख्मी होना पड़ा। कई खबरें हैं इसराइल से इस तरह की। बात बारिश और तूफान की हुई तो गजा को कैसे भूल जाएं, जो बेघर है, बेसहारा है। गजा में बेशुमार गम और दुख से भरे सीनों को खुदा ही संभाल रहा है, लेकिन आसमान से आ रही हवाएं और बारिश उन सीनों को और चाक कर रही हैं। सर्द और तूफ़ानी हवाओं में खेमों को रोके रखना नामुमकिन हो गया है। या तो बारिश का पानी सब कुछ भिगो देता है, या फिर तेज़ हवाएं टेंट उखाड़ कर ले जाती हैं। जनवरी का ये दूसरा हफ्ता लोगों पर किसी इम्तिहान की तरह टूट पड़ा है। रात ठंड से कांपती है, दिन गीले कपड़ों और कीचड़ में गुजरता है, और हर नई हवा के झोंके के साथ डर ये लगता रहता है कि अगला टेंट भी टिकेगा या इसी की तरह उड़ जाएगा। जिनके पास पहले ही कुछ नहीं बचा, उनके लिए ये मौसम भी दुश्मन बन गया है, और आसमान से गिरती हर बूंद उनकी मुश्किलें और भारी कर रही है। दोस्तों, अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया है, और इस बार निशाने पर है मुस्लिम ब्रदरहुड। मंगल को यूएस ट्रेजरी और स्टेट डिपार्टमेंट ने मुस्लिम ब्रदरहुड की मिस्र, जॉर्डन और लेबनान वाली ब्रांचों को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिका का कहना है कि ये ग्रुप्स अमेरिकी इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए इन पर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये फैसला हर किसी को मंजूर नहीं है। रीजन के कुछ मुल्क इसे सही कदम बता रहे हैं, वहीं कई लोग मुस्लिम ब्रदरहुड को एक पॉलिटिकल मूवमेंट मानते हैं, ना कि कोई हथियारबंद ग्रुप। यानी अमेरिका ने एक बार फिर अपनी लकीर खींच दी है, और ये लाइन मिडिल ईस्ट की सियासत में नई बहस और नया टकराव पैदा करने वाली है। अब देखना यह है कि इस फैसले का असर ज़मीन पर कैसे और कितना दिखाई देता है। फिलहाल इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। सलामत रहिए, खुश रहिए।